ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा था, क्योंकि उसका डेरिवेशन भी देखा था। उसके पहले हम लोगों ने शायद एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी देखे थे। ओके, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। ओके, तो ये जो डेरिवेशन है ये आप लोगों ने नोट करना है। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए कि कोई भी बॉडी को अगर रोटेशन में अपने को ये करना है। ओके, देखो अगर ये पेन है, इसको मैं लीनियर मोशन में लेके जाना चाहता हूँ तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन अगर इसको मुझे रोटेट करना है तो मुझे उसको टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। ओके, यस, तो कोई भी बॉडी को ओके रोटेशन में लाने के लिए हम लोगों को मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल लगता है, जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। इसका डेरिवेशन जो है वो काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन और जो हमारा यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड एंगुलर मोमेंटम के डेरिवेशन जैसा ही है, डायग्राम भी सिमिलर है। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। सो ये इरेगुलर शेप की बॉडी बना रही है, इसमें से ये एक्सिस पास हो रहा है। सो ये पहला पार्टिकल है ऑफ मास m1 कहते थे हम लोग, जिसका डिस्टेंस है r1। ये दूसरा पार्टिकल है ऑफ मास m2, जिसका डिस्टेंस है r2। ये लेट अस से तीसरा पार्टिकल है of mass m3, which is at distance r3 from the axis of rotation. Okay, और ऐसे ही हम लोग m1 m2 m3 सो ऑन करते करते एक और पॉइंट ले लेते हैं जिसको मैं बोलता हूँ nth पार्टिकल mn, जिसका डिस्टेंस जो रहेगा उसको मैं बोल देता हूँ rn। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जितने भी पार्टिकल्स हैं इनके मासेस सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, इनके डिस्टेंसेस भी सेम हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। Anyway, the body is rotating with initial angular velocity omega, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं angular velocity क्या है, constant है। Okay, let us say I is the moment of inertia of the body about this axis. Okay, yes, so we know that I का formula क्या है, I is summation mi ri square, where I goes from 1 to n. Okay, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बोलेंगे कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये बॉडी क्या है, वो रोटेट हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी खुद होके तो चेंज नहीं होगी, तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप टॉर्क अप्लाई करोगे तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे फोर्स जब अप्लाई करते हैं तब एक्सीलरेशन क्रिएट होता है, यानी वेलोसिटी बढ़ती है। उसी तरह से अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाना है आपने, या फिर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, तो उसको अगर कोई एंगुलर वेलोसिटी देनी है हमें, तो हमें क्या रिक्वायर रहता है, वी रिक्वायर अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कॉल्ड एज टॉर्क। तो इनिशियली ये ओमेगा वन के साथ घूम रहा है। ओके, अब ये अगर ओमेगा वन के साथ घूम रहा है तो हर एक जो पार्टिकल है, ओके, इट विल मूव with a velocity, tangential velocity like this, with a velocity v1। okay, let us say हम लोग एक टॉर्क अप्लाई करते हैं। okay? जब ये टॉर्क अप्लाई करेंगे, so what we'll say is the angular velocity for rotating body changes from omega 1 to omega 2, and changes यानी हम लोग बोलेंगे it increases। हम लोग बोलेंगे alpha will be equal to what, omega 2 minus omega 1 upon e। okay? तो ये ओमेगा 1 से ओमेगा 2 जब हुआ तो उसको कितना टाइम लगा, उसको टाइम लगा t। therefore angular acceleration is what, change in angular velocity upon time। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो ये जो अल्फा है, ये अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन फॉर रोटेटिंग बॉडी
ओके, लेकिन इसके साथ इट इज ऑल्सो एंगुलर एक्सीलरेशन फॉर ईच पार्टिकल performing circular motion sorry performing circular motion about the axis। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जब बॉडी रोटेट करती है तो हर एक पार्टिकल m1 m2 m3 ये क्या कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और आपको पता है कि कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसके अंदर एक पैरामीटर आता है, फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो जो अल्फा पूरे बॉडी का है वो अल्फा हर एक पार्टिकल का भी है, बस फर्क ये है कि ये बॉडी पूरी रोटेट हो रही है और हर एक जो पार्टिकल है ओके वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। आई होप ये क्लियर है आपको। तो अब मैं अगर बोलूँगा कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, जैसे मैंने यहाँ पे डॉटेड सर्कल बनाया, तो दो टाइप के एक्सीलरेशन होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ओके यस, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ओके, तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है फॉर फर्स्ट पार्टिकल उसको मैं बोल देता हूँ a1। ओके, it will be in the same direction of the tangential velocity। okay, so we have seen in circular motion the tangential acceleration का magnitude, okay, a1, या फिर हम लोग tangential acceleration को बोलते हैं at। at is nothing but equal to r into alpha। okay, बट अभी हम लोग at की जगह पे सिंपली इसको a बोल रहे हैं। so for first particle a1 will be equal to what, r1 alpha। अब मैं alpha 1 क्यों नहीं लगा रहा हूँ, तो हम लोग बोले कि एंगुलर एक्सीलरेशन जो है ओके दैट इज एंगुलर एक्सीलरेशन विच इज अल्फा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। जैसे पिछले डेरिवेशन में ओमेगा सबके लिए सेम था, ये डेरिवेशन में अल्फा सबके लिए सेम है। a2 क्या रहेगा, a2 रहेगा r2 इंटू अल्फा डॉट डॉट डॉट, an क्या रहेगा rn इंटू अल्फा। ओके, अब देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है। बेसिकली मैं पूरा स्टेटमेंट तो नहीं बोलूंगा, बस मैं इतना बोलूंगा कि कोई भी बॉडी ऑटोमेटिक एक्सीलरेशन में नहीं आती। तो अगर कोई एक्सीलरेशन एग्जिस्ट हो रहा है तो कोई ना कोई एक फोर्स है जो वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ओके कि ये पॉइंट पे इफ देयर इज एक्सीलरेशन a1 देयर इज आल्सो सम टेंजेंशियल फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट व्हिच विल बी गिवन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय न्यूटन्स second law of motion। नीचे लिख देता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे हम लोग, F1 जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू m1 a1 विच इज इक्वल टू व्हाट, m1 r1 अल्फा 1, और अल्फा 1 नहीं सॉरी अल्फा तो सबके लिए सेम है। सो m1 r1 अल्फा। सिमिलरली F2 क्या हो जाएगा, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ m2 r2 अल्फा, और Fn क्या होगा mn rn अल्फा। ओके यस, अब ये जो F1 F2 F3 इनके डायरेक्शन कैसे है, तो मैं एक अलग कलर यूज करता हूँ यहाँ पे, लेट अस से रेड कलर यूज किया, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा F1 फोर्स, ये हो गया F2 फोर्स, ये टेंजेंशियल फोर्सेस है सर, ठीक है। और यहाँ पे जो ये फोर्स रहेगा दैट विल बी F3 फोर्स, ये मेरे ख्याल से ये Fn फोर्स रहेगा, F2 नहीं सॉरी, दिस विल बी Fn फोर्स। ये जो फोर्स रहेगा वो रहेगा आपका F2 फोर्स। ओके, आई होप ये क्लियर है आपको। ओके यस, तो ये सिर्फ मैं आपको
ये फोर्सेस का डायरेक्शन दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल मैं इसको वापस कैंसिल कर देता हूँ। ओके, सो ये टेंजेंशियल फोर्सेस जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। ओके, अब देखो ये हमारा एक पॉइंट है और मैं सिर्फ अभी एक फोर्स दिखाता हूँ यहाँ पे लाइक दिस। ओके, ये हुआ हमारा, दिस इज फोर्स F1। ओके, सो अगर मैं बोलूँ ये हमारा R1 है। ओके, ये जो डायरेक्शन मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, ओके, वो रेडियल एक्सीलरेशन का था। बट अगर आप मेरे को पूछोगे R1 का डायरेक्शन कैसा है, तो R1 का डायरेक्शन जो है इट इज लाइक दिस। पोजीशन वेक्टर भी आप कह सकते हो उसको। ओके, तो फ्रॉम C टू द गिवन पार्टिकल, ओके, ये इसका डायरेक्शन है, ये ध्यान में रखना है। F1 का डायरेक्शन ऐसा है और R1 का डायरेक्शन इस तरह से। और ये जो दिखाया था तो ये मैं आपको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बता रहा था कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होता है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होता है। ओके, तो ये ब्लैक एरो को आप नेग्लेक्ट करो। यहाँ पे अभी जो R1 है उसका डायरेक्शन कैसा है, लाइक दिस। F1 का डायरेक्शन कुछ इस तरह से। ओके, ये क्लियर है आपको? ओके, तो अभी मैं R1 और F1 की क्यों बात कर रहा हूँ, तो मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल 1 उसको मैं बोल देता हूँ टाउ 1, दैट विल बी मोमेंट ऑफ द फोर्स F1. So can I say this will become what? R1 F1 sin theta, okay, n cap, okay, या चाहिए आपको तो उसको आप n1 cap भी बोल सकते हो। तो R1 F1 sin theta n1 cap, okay, अगर आप प्रोडक्ट रूल यूज करते हो और n1 कैप का डायरेक्शन निकालना चाहते हो, ओके, तो वेक्टर्स में हम लोगों ने सीखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन कैसे निकालना है, दैट इज बाय राइट हैंड रूल। ओके, यस, बट फिलहाल मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जो हमारा n1 वेक्टर है, कल का डेरिवेशन था तो उसमें भी n1 वेक्टर ऊपर की तरफ था, दैट इज योर यूनिट वेक्टर n1 कैप। ओके, कल के डेरिवेशन में एक और बात थी कि ये जो एंगल था वो हमको 90 मिला था, याद है आपको एंगुलर मोमेंटम के डेरिवेशन में? तो यहाँ पे भी थीटा क्या है, 90 है, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। तो मैं बोलूंगा दिस विल बी R1 F1 N1 कैप। ओके, आई होप आपको याद आ रहा होगा। ओके, नहीं याद आ रहा होगा तो अपना पिछला वीडियो आप देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सिमिलरली जो वेक्टर टाउ 2 रहेगा in a torque acting on second particle, it will be R2 F2 N2 cap. Okay, yes, एंड जो सो ऑन करते करते हम लोग टाउ एन पे आएंगे। मैं बोलूँगा इट विल बी R3, सॉरी, RN FN NN कैप। ओके, यस, और यहाँ पे ये N1 N2 NN कैप ये सब जो है दीज आर यूनिट वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन। तो मैं ऐसा बोलूँगा N1 N2 NN जो भी है, ओके, दीज आर ऑल यूनिट वेक्टर्स और इनका डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स हुए। और ये अगर इक्वल वेक्टर्स हुए तो ये जो वेक्टर्स है वो किसका डायरेक्शन दे रहे हैं, तो जितने भी अवेलेबल टॉर्क्स है उनका डायरेक्शन दे रहे हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखो। ओवरऑल जब मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा ओके, जो डायरेक्शन में n1 कैप है वही डायरेक्शन में टाउ 1 भी है, जो डायरेक्शन में n2 कैप है वही डायरेक्शन में टाउ 2 वेक्टर भी, और जो डायरेक्शन में nn कैप है वही डायरेक्शन में टाउ n। तो यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे टॉक्स है, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 सो ऑन टिल टाउ n, ये सब वेक्टर्स जो है ये लाइक वेक्टर्स है, ये सब एक ही डायरेक्शन में। तो जो वेक्टर्स सब एक ही डायरेक्शन में उनको मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। वेक्टर में हम लोगों ने सीखा है उसके लिए कोई हमें पॉलीगॉन लॉ या फिर ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ की जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये जो बीच का स्पेस है उसको यूटिलाइज करता हूँ। टोटल टॉर्क टाउ, ओके, यस, that will be equal to what? So it will be tau 1 cap plus tau 2 cap plus tau 3 cap plus dot 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 tau n. ओके, यस, इसमें से सब में से मैं ऐसा बोलूंगा, मैं बिकॉज n1 n2
एन एन ये सब सेम है, तो उनको हम लोग जनरली एक कॉमन इससे भी डिनोट कर सकते हैं और उसको मैं बोल देता हूँ एन कैप। ओके, तो ये जितने भी है N1 कैप, N2 कैप एंड सो ऑन एन कैप, इसको हम लोग एक कॉमन इससे डिनोट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी एन कैप। और वो एन कैप हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, इट विल बी R1 F1, बट F1 का वैल्यू है हमारे पास। ओके, तो मैं यहाँ पे चलो फिलहाल ये लिख लेते हैं ऐसे, R1 F1 प्लस R2 F2 प्लस डॉट 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 Rn Fn। ओके, यस, ये क्लियर है। मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया है। ये इतना पार्ट जो है मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, हम लोगों ने अभी ये थोड़ा सा जगह क्लियर कर दिया है, तो अभी हमारे पास स्पेस है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एन कैप, बाहर ले लिए, ये हो जाएगा दिस इज गोइंग टू बी व्हाट R1 F1 की वैल्यू क्या है M1 R1 अल्फा, तो ये हो गया हमारा M1 R1 अल्फा प्लस R2 इंटू F2 की वैल्यू क्या रहेगी M2 R2 अल्फा प्लस डॉट 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 Rn Fn की वैल्यू क्या रहेगी Mn Rn अल्फा। ओके, सही है। अभी इसमें से कुछ और कॉमन निकलेगा, यस आप बोलोगे सर अल्फा कॉमन निकलेगा, बिल्कुल, बट अभी मैं इसको सिंपली स्केलर फॉर्म में लिखता हूँ। ओके, तो मैं LHS पे लिखता हूँ सिर्फ टाउ, तो LHS पे टाउ लिखा, तो RHS पे भी मुझे वेक्टर दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो, एक वेक्टर जो है इट इज गिवन बाय इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो अभी सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो टाउ विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये ब्रैकेट। ओके, एन कैप में नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, अभी ये ब्रैकेट में से क्या निकाला हम लोगों ने, अल्फा कॉमन निकाला, तो बचेगा क्या M1 R1 इंटू R1, यानी ये हो गया M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 Mn Rn स्क्वायर। ओके, यस, ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट। ओके, तो मैं आगे ही लिख देता हूँ अल्फा इंटू समेशन ऑफ Mi Ri square where I goes from 1 to n। ओके, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में मेंशन किया था। ओके, सो दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देयरफॉर टाउ विल बी रिटन एज व्हाट, तो ये पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी I एंड दिस इज अल्फा। ओके, और इसका वेक्टर फॉर्म जो है हम लोग बोलेंगे वेक्टर टाउ विल बी इक्वल टू व्हाट I, which is a scalar quantity, और alpha which is going to be the vector quantity। ओके, कल आपको याद होगा तो हम लोगों को ऐसे ही कुछ डेरिवेशन में मिला था। ओके, एंगुलर मोमेंटम, ओके, वेक्टर L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। ओके, अब एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे जो टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी है उसका डायरेक्शन वही रहेगा जो अल्फा का है, और हम लोगों ने देखा अल्फा सबके लिए कॉमन है, तो अल्फा का डायरेक्शन कौन सा है, तो अल्फा का डायरेक्शन ये है, ऊपर के, अल्फा इस तरफ से ऊपर की तरफ, तो अगर डायरेक्शन अल्फा ऊपर की तरफ है, अल्फा का डायरेक्शन वही रहेगा जो एन कैप का डायरेक्शन। ओके, यस, तो अगर एन कैप ऊपर की तरफ है तो अल्फा ऊपर की तरफ है, और हमारा वेक्टर टाउ वो भी क्या है, ऊपर की तरफ है। और कुछ जो कल का डायग्राम था तो उसमें भी जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, ओके, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो एक्सियली अपवर्ड। ओके, तो ये शायद मैं कल बताना रह गया था मेरा, तो ये नोट डाउन कर लेना है। ओके, if a body is moving or rotating in anti-clockwise direction, the torque is acting by right hand rule ऊपर की तरफ along the axis। ओके, एंड जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो भी ऊपर की तरफ ही एक्ट होगा। टॉर्क का डायरेक्शन वो है जो अल्फा का है, और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन वो है जो ओमेगा का है। ओके, तो ये डेरिवेशन जो है प्लीज इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है, यस, ओके। सो आई होप आपको टॉर्क का डेरिवेशन समझे। अभी जो अगला कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको लॉ की जगह पे प्रिंसिपल भी बोला जाता है. ओके, डिपेंड्स. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? तो इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है. एंगुलर मोमेंटम of body is conserved if no external unbalanced torque acts on it. या फिर इसको उल्टे में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, if no torque is acting on a body, then angular body, sorry, if no torque is acting on a body, then angular momentum of body is conserved. Okay, तो ये हुआ हमारा स्टेटमेंट. इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि if there is no external unbalanced torque acting on a body, the angular momentum of body is conserved. Okay, fine. So let us say angular momentum का जो फॉर्मूला है, ओके, इसका भी हम लोग प्रूफ देख लेते हैं. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? हम लोगों ने सीखा, इट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. लेट अस डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल पैरामीटर टाइम. क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? dl बाई dt इज इक्वल टू, ओके, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना है, r क्रॉस p. ओके, नाउ व्हाट इज d बाई dt ऑफ r क्रॉस p? तो ये हो जाएगा, ओके, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी वेक्टर r क्रॉस dp बाई dt या d बाई dt ऑफ वेक्टर p प्लस, अभी नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमको ऑर्डर वही रखना है, यानी r अगर पहले आ रहा है तो r को पहले लेना है, p बाद में आ रहा है तो p को बाद में लेना है. तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे? तो अभी फर्स्ट को तो हमने ले लिया था इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. अब सेकेंड जो है उसको मैं बाद में लिखूंगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो ये ऑर्डर मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले आर, यहाँ पे भी पहले आर, बाद में पी, यहाँ पे भी बाद में पी. ओके, यस. नाउ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम? ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम by Newton's second law is nothing but the force acting on a body. Change in momentum upon time is nothing but what? So it is force. ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है. Okay, so by Newton's second law मैं बोलूँगा change in momentum per unit time is nothing but the force acting on the body. ये हो गया r क्रॉस f प्लस, अभी जो dr है तो आप बोलोगे सर dr यानी चेंज इन पोजीशन वेक्टर, एंड चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हम लोगों ने जब रेडियल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन किया था क्लास में, तो मैंने आपको समझाया था dr बाई dt एंड चेंज इन पोजीशन वेक्टर वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम इज वेलोसिटी वेक्टर. तो ये जो dr है दिस इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? इट विल बी वेलोसिटी वेक्टर g. यस, तो इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, r क्रॉस f प्लस, ओके, v क्रॉस p. कैन आई से दिस इज नथिंग बट v क्रॉस m इंटू v. इसमें से m को बाहर ले लेते हैं हम लोग, m को बाहर ले लिया तो मैं बोलूंगा मेरे पास क्या रहेगा? वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v. अब कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसके खुद के साथ लिया तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल वेक्टर्स हो गए, और इनके बीच में का एंगल क्या हो गया? जीरो. तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस v क्या हो जाएगा? vv साइन थीटा n कैप, बट साइन थीटा, थीटा क्या होने वाला है? जीरो. ओके, क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरा जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर विच इज टेकन
and multiplied by itself, या फिर इसको मैं ऐसा बोलूंगा if a cross product of a vector is taken with itself, तो उसका जो आंसर आता है it becomes what, a null vector. तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, एक तरह से जीरो हो जाएगा. ओके, हमारे पास रहेगा dl by dt is nothing but equal to vector r cross vector f, एंड ये हम लोगों को पता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f क्या है, तो इट इज टॉर्क. तो इस तरह से हम लोगों ने ये एक तरह से प्रूव किया है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. ओके, नाउ if tau vector is a null vector, or we can say if the magnitude of torque is zero, okay, तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर dl upon dt is equal to zero. इसका मतलब वेक्टर l is what, constant, या आप ऐसा भी बोल सकते हो magnitude of l is constant. तो वेक्टर l is constant और magnitude of l is constant, इसका मतलब क्या, angular momentum does not change, it remains conserved. Okay. ये था हमारा law of conservation of angular momentum. If zero torque is acting on the body, the angular momentum is conserved. Okay. I hope ये आपको clear हो. Okay. इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना. ओके, तो आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया होगा. ओके, एनीवे, तो एंगुलर मोमेंटम के कुछ फॉर्मूलेस हम लोगों के पास है. एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और एक और फॉर्म है एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा. तो मैं ये डायग्राम वापस बना लेता हूँ. लेट अस से ये एक रैंडम रोटेटिंग बॉडी है. ओके, ये इसका एक्सिस है. ओके, ये एक्सिस के अबाउट जब बॉडी रोटेट कर रही है तो हम लोग बोलेंगे कि बाय राइट हैंड रूल ये हुआ इसका एंगुलर वेलोसिटी. वही डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी. तो जो डायरेक्शन ओमेगा का है वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का भी. ओके, अब मैं अगर इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एल विल बी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, वेक्टर साइन निकाल दिया, विच इज इक्वल टू वॉट, I into 2 pi n. So can I say sorry, can I say L is equal to 2 pi into I into n? ये agree कर रहे हो आप लोग? Okay, yes. So we can say L is proportional to product of I into n. Okay, yes. या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो. Okay, L upon 2 pi is equal to I into n. Okay, so if L is equal to constant, L upon 2 pi भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. और हम लोग बोलेंगे I is inversely proportional to n. इसके पीछे रीजन ये है, if L upon 2 pi is constant, then I into n is constant. एंड जब कोई दो पैरामीटर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो व्हेन प्रोडक्ट इज कांस्टेंट तो हम लोग बोलते हैं कि इनके बीच में क्या रहता है, इनवर्स रिलेशन रहता है. ओके, तो अगर मैं इसको सीधी भाषा में बताऊं कि ये हमको ये बताता है कि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करते हो, ओके, तो जो हमारा एन है, एन ये क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन. फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या होता है, फिर डिक्रीज होता है. ये कौन से केस में, जब हम लोग बोल रहे हैं एल कांस्टेंट है. तो अगर हम लोग कोई टॉर्क अप्लाई नहीं करते तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओके, हम लोग बोलेंगे कि इफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, तो वहां पे हम लोग दो चीजों को बैलेंस कर सकते हैं. अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करते हो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. एंड वाइस वर्सा, अगर आप ये इंक्रीज करते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिक्रीज होगा.
मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक में जाइए। टेक्स्ट बुक में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखना है और उसमें जो हमारा ये वाला पैराग्राफ है, ओके, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें कुछ उन्होंने दिए हुए कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वेरियस स्किल स्पोर्ट्स जो होते हैं इन्हें, जहाँ पे हमें मेहनत करके स्किल डेवलप करना पड़ता है मेहनत करके स्किल डेवलप करना पड़ता है, जैसे बैले डांस हो गया या एक्रोबैटिक्स इन सर्कस स्पोर्ट्स, आइस स्केटिंग, डाइविंग एटसेट्रा। वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सिंपल बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आई इंक्रीज हुआ तो एन क्या होता है, डिक्रीज होता है, या आई अगर डिक्रीज हुआ तो एन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, अब इसके कुछ केसेस हैं। तो पहला वाला केस जो है वो है बैले डांसर का। तो ये आप लोग रीड कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ। इन केस ऑफ बैले डांसर क्या होता है। ओके ओके, सो मैं आपको ये इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि इन केस ऑफ बैले डांसर जब वो रोटेट होती है तो अगर वो अपने हाथ, ओके, बॉडी के क्लोज लेके आती है तो जो बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, इट कम्स क्लोज टू द एक्सिस। और जब ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे, ओके, इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज नियर द एक्सिस, ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू कम हो जाता है, तो ए डिक्रीजेस। एंड हम लोग बोलेंगे आई क्या है, इट इज एम के स्क्वायर। देखो, डांस करते वक्त अगर हाथ अंदर ले लिए, ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स द एक्सिस। एक्सिस यानी जो हेड से लेकर टो तक है। ओके, तो ऐसे केस में ओवरऑल रेडियस ऑफ गायरेशन डिक्रीज होता है। ओके, सो आई विच इज इक्वल टू एम के स्क्वायर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर आई डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो आई डिक्रीज हुआ तो एन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब वो अपने हैंड्स फोल्ड करती है, हम लोग क्या बोलते हैं, उसका जो आरपीएम है या आरपीएस जो है, रोटेशन पर सेकेंड, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और उसी तरह से उसको जब वापस अपना स्पीड कम करना है, सो वो अपने हाथ क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। ओके, हाथ स्प्रेड करने की वजह से के का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। आई का भी वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट हमारा एन का जो वैल्यू, ओके, वो क्या होगा, ये बस आपको ध्यान में रखना है। ओके, वापस जाते हैं टेक्स्ट बुक में। तो एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है बैले डांसर का। ओके, ये आप लोगों ने रीड कर लेना है। सेकंड वाला एग्जांपल जो है, दैट इज डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल। While on the diving board, the drivers stretch their body so as to increase the moment of inertia. जैसे ही वो जंप करते हैं, ओके, जंप करने के बाद दोनों जो लेग्स है, ओके, जो आप उसको थाइस बोलो या घुटने बोलो, वो अपने चेस्ट के पास लेके आते हैं। तो वो करने की वजह से जो वो फ्लिप करते हैं हवा में, समरसॉल्ट करते हैं, ओके, वो बहुत इजी हो जाता है। ये क्यों होता है, तो जब वो दोनों लेग्स को क्लोज लेके आते हैं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ओके, वो कम हो जाता है। और मास डिस्ट्रीब्यूशन कम होने की वजह से हम लोग बोलते हैं आई का वैल्यू कम होता है और आरपीएम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया मैं, इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द बोर्ड दे फोल्ड देयर बॉडी। ओके, लेग्स को अपने चेस्ट के पास लेके आते हैं। दिस रिड्यूसेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडरेबली एंड द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। दे कैन कंप्लीट मोर राउंड्स इन एयर टू मेक द शो attractive. Again, while entering the water, entering into water, they stretch their body into streamline shape. This allows them to a smooth entry into water. यानी जब वो पानी के पास पहुंचेंगे वो टाइम तक वो अपनी बॉडी क्या कर लेते हैं, स्ट्रेट कर लेता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि जब बॉडी स्ट्रेट होती है, ओके, तो जो पानी का जो लेयर है या पानी की जो फिल्म है उसको वो इजीली पेनिट्रेट कर लेते हैं। ओके, नॉर्मली जब हम लोग वाटर में जंप करते हैं, we see to it that our body remains vertical। नहीं तो आप सीधा इस तरह से जंप करते हो या इस तरह से डाइव करते हो, कभी हम लोग फ्लैट जंप नहीं करते। ओके, यस, वो भी क्यों नहीं करते हैं, तो वो सरफेस टेंशन टॉपिक के टाइम पे मैं आपको सिखाऊंगा। A spherical water balloon is revolving at 60 rpm
in the course of the time 48.8% of water leaks out. ओके, तो फिर बचेगा कितना? 100 में से 48.8 गया तो बचेगा 51.2%, ये ध्यान में रखना. ओके, नेग्लेक्ट ऑल द कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? with what frequency will the remaining balloon revolve now. ओके, तो ये एग्जांपल बहुत सिंपल है, इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को. तो ये जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें n1 कितना दिया हुआ है? मेरे ख्याल से 60 rpm, which is equal to 60 upon 60, which is equal to 1 rps. अभी एक वाटर बलून है, तो वाटर बलून रहेगा तो उसका इनिशियल रेडियस रहेगा, मैं बोलूँगा r1. r1 is initial radius, v1 is initial volume. बलून को हम लोग स्पेरिकल कंसिडर करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे v1 will be equal to what? 4/3 pi r1 क्यूब. और हम लोग बोलेंगे जो मास ऑफ बलून रहेगा m1, दैट विल बी द डेंसिटी. ओवरऑल में एवरेज डेंसिटी बोलूँगा, यानी बलून का मटेरियल जो रबर का रहेगा वो, और पानी. बट एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि बलून का जो मास है वो निग्लिजिबल रहता है. ओके, तो मोस्टली जो मास यहाँ पे अकाउंट करेगा दैट विल बी मास ऑफ वाटर. अब ऐसे बोल सकते हो रो जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, या फिर आप एवरेज डेंसिटी कंसिडर कर सकते हैं. फिलहाल मैं उसको रो बोल दूंगा. ओके, रो इंटू 4/3 पाई r1 क्यूब. ये पूरे टर्म को मैं बोल देता हूँ के r1 क्यूब. ओके, यस. उसमें से ऐसा बोला है कि कुछ पानी कम हो जाता है. ओके, कुछ पानी कम होता है, यानी कितना पानी कम होता है? सो दे हैव सेड 48.8% of mass of water is lost. ओके, इसका मतलब क्या है? जो न्यू मास रहेगा m2, दैट विल बी 100% m1 minus 48.8% of m1, which is going to be 51.2% of m1, which is 51.2 upon 100 into m1. इसको आप बोल सकते हो 0.512 m1. ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर. इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूँ. ये हुआ m2 का वैल्यू. अब एक और बात है, विल से कि अगर पानी लीक हो रहा है, ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो न्यू रेडियस रहेगा उसको मैं बोल देता हूँ r2. r2 इज न्यू रेडियस, v2 is new volume. Can I say v2 जो रहेगा that will be 4/3 pi r2 cube. yes. और जो m2 रहेगा तो वो रहेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. बट मैं उतना पूरा डिटेल में नहीं जाके, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है के r1 क्यूब, m2 लिख देता हूँ मैं के r2 क्यूब. चलेगा? ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. और हम लोग बोलेंगे कि जो नया आरपीएम है जो हमको फाइंड करना है, ओके, लेट n2 बी द न्यू आरपीएम बोलो, या न्यू फ्रीक्वेंसी फिलहाल बोल देते हैं हम लोग. अब ये जो सम है, तो इसमें कोई ऐसा बोला हुआ है क्या, कोई टॉर्क एक्ट हो रहा है क्या? नहीं. तो हम लोग बोलेंगे नो एक्सटर्नल टॉर्क is acting. सेकेंडली, अगर नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
angular momentum. L1 will be equal to L2, that is I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. I1 को मैं लिख देता हूँ फॉर अ स्पेरिकल ऑब्जेक्ट. ओके, अभी ये बलून कंप्लीटली फिल्ड है, तो मैं बोलूँगा इसका जो शेप रहेगा वो एज अ स्पीयर रहेगा. एज्यूम करते हैं, एग्जैक्टली स्पीयर नहीं रहेगा, ये हमको भी पता है. ओके, बट एज्यूम करते हैं, तो वो हो जाएगा 2/5 m1 r1 स्क्वायर, ये I1 का वैल्यू इंटू ओमेगा 1 को मैं लिख देता हूँ 2πn1 इज इक्वल टू 2/5 m2 r2 स्क्वायर इंटू 2πn2. अच्छा, अभी जो भी कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल कर देते हैं. जैसे 2/5 कैंसिल कर दिया, 2π भी कैंसिल कर दिया, यहाँ पे भी 2π कैंसिल कर दिया. ओके, अब बचा क्या अपने पास, तो मैं n1 को ये साइड पे ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या रहेगा n2 अपॉन n1 बराबर है, और बाकी जितने भी टर्म्स है उसको एक साथ ले लेता हूँ. मैं बोलूँगा m1 r1 स्क्वायर अपॉन m2 r2 स्क्वायर. ओके, यस. नाउ हमारे पास स्पेस, ये वाली स्पेस यूटिलाइज करता हूँ मैं, अलग कलर यूज करूँगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो. ओके, रेड कलर यूज कर लेते हैं. तो therefore फाइनली n2 जो रहेगा, n2 will be equal to what? So it will be m1 upon m2 into r1 upon r2 the whole square. ओके, ये आप लोगों को क्लियर है? ओके, यहाँ पे n2 अपॉन n1 है. ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन है अपने पास, m2 इज इक्वल टू 0.512 टाइम्स m1. ओके, और एक और रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं. वो रिलेशन ये है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ, ओके, what we'll get, so we'll get equation 1 divided by equation 3. okay, please pay attention. हमें मिलेगा m1 upon m2 will be equal to r1 upon r2, दोनों को क्यूब है तो मैं कंबाइन कर देता हूँ, इस तरह से लिख देता हूँ. सही है. therefore हम लोग बोलेंगे r1 upon r2 will be equal to what? m1 upon m2, okay, raised to, we can say क्यूब का क्या बन जाएगा, क्यूब रूट. तो ये हो गया r1 upon r2 क्या है, is going to be m1 upon m2 raised to 1/3. okay, yes, ये ओके, तो ये आपको समझ में आया. अभी ये वैल्यू जो है ये हम लोग ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, n2 अपॉन n1 का वैल्यू क्या है, 1 है, हम लोग को पता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ. ओके, m1 अपॉन m2 वैसे ही रहने देता हूँ, इंटू r1 अपॉन r2 का जो स्क्वायर साइन है, तो r1 अपॉन r2 को पहले डाल देता हूँ मैं, m1 अपॉन m2 रेस टू 1/3, और ये जो स्क्वायर है तो वो स्क्वायर हम लोग यहाँ पे इंटू 2 कर देते हैं, यानी ये क्या हो गया, रेस टू 2/3. ओके, इसको कंबाइन करके मैं ऐसे लिखूंगा m1 अपॉन m2, ओके, 2/3 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा, सो 1 प्लस 2/3 ब्रैकेट, therefore n2 is equal to m1 upon m2 raised to 5 upon 3. ओके, अच्छा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. ओके, बट m1 अपॉन m2 का वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूँगा m2 का वैल्यू जो है वो 0.512 m1 है. ओके,
वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन 0.512 M1, ओके, ये ब्रैकेट रेस टू 5/3, ओके, इसमें ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास रहेगा 1/0.512, ओके, का पहले आप चाहिए तो क्यूब रूट ले लो, ओके, सो 1/0.512 का क्यूब रूट जो है, तो क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1, 0.512 जो है, ओके, तो 512 का क्यूब रूट आता है 8, तो 0.512 का जो क्यूब रूट आएगा वो आएगा 0.8, ठीक है, और ये हो जाएगा रेस टू 5, ओके। सो एनीवे इसको जब आप सॉल्व करोगे, आप लॉग टेबल से भी सॉल्व कर सकते हो, ओके, तो ये हो जाएगा 1.25 रेस टू 5, ओके, और इसका जो आंसर आएगा वो 3.052 के आसपास आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N2 का जो वैल्यू है इट इज 3.052 RPS, और इसको ही अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको RPM में आंसर आ जाएगा, ओके। आई थिंक ये सम आपको समझा होगा, ओके, यस। एक बार हम लोग इस सम को हमारे बुक में देख लेते हैं, यहाँ पे है ये सम, ओके, सो M1 अपॉन M2 एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, ओके, सो जो N2 का वैल्यू आ रहा है, N2 का वैल्यू एक्चुअली 3.052 RPS आ रहा है, इन लोगों ने गलती से उसको N1 लिखा हुआ है, ओके, N1 का वैल्यू 1 RPS है, यहाँ पे N2 होना चाहिए था, तो ये आप टेक्स्ट बुक में ये करेक्शन कर लो, आप एक्चुअली PDF फाइल्स में तो नहीं करोगे आप करेक्शन, बट इतना ध्यान में रखना है आपको। सो ये था हमारा पहला सम, इन्होंने RPS में आंसर निकाला, अगर आपको RPM में आंसर निकालना है तो यही आंसर को 60 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, यस। आई होप आपको ये मेथड समझ आए। अगर ये मेथड आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो आप टेक्स्ट बुक के मेथड से भी देख सकते हैं, वन एंड द सेम ही है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ओके, यस। इसका एक अगला वाला न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। ये जो अगला वाला न्यूमेरिकल है तो उसमें अगले वाले न्यूमेरिकल में सीलिंग फैन हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर अटेन इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 RPM इन 2 पाई सेकेंड, ओके। अच्छा, इन्होंने डायरेक्टली सॉल्व किया है, लेकिन इसमें इन लोगों ने कुछ गलतियां की भी हैं, जैसे इन्होंने जो n का वैल्यू लिया है वो 2 लिया है, ओके, जो कि गलत है। मैं आपको ये सम अलग से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सो n का वैल्यू जो दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 60 RPM, यानी कितना हुआ 1 RPS। इनिशियली जो फैन था वो रेस्ट पे था, यानी उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, इट विल बी 0 रेडियन पर सेकेंड, ओके, यस। लेकिन अभी जैसे ही उसको हमने ऑन किया, ओके, सो इन टाइम पीरियड या इन टाइम इंटरवल ऑफ 2 पाई सेकेंड्स, ओके, हम लोग बोलेंगे कि इसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाता है एंड इट बिकम्स व्हाट, ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो इट विल बी 2 पाई n which is going to be 2 into pi into 1, that is 2 pi radian per second, okay। अब ये सब में हम लोग पहले अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज 2 pi minus 0 upon 2 pi, okay, time period 2 pi दिया हुआ है which is 2 pi upon 2 pi, answer is going to be 1
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, इट इज व्हाट, आई इंटू अल्फा। तो इफ टॉर्क इज आई इंटू अल्फा, ओके, यस, ये हो जाएगा। आई का वैल्यू दिया है क्या हमें? आई का वैल्यू चेक कर लेते हैं एक बार। यस, आई का वैल्यू इज गिवन एज 2 kg मीटर स्क्वायर। ओके, सो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग बोलेंगे आई का वैल्यू इज 2 kg मीटर स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है? 1, यानी ये हो गया 2 न्यूटन मीटर। एनीवे, सो ये टॉर्क आपको समझ में आया। अभी जो पावर है P, उसका एक फॉर्मूला है 2 पाई एन टी अपॉन 60। ओके, यहाँ पे ये जो n है वो n आरपीएम में होता है। ओके, सो ये n अपॉन 60 जो है, हम लोग बोलेंगे इट विल बिकम व्हाट, स्मॉल n, विच इज नथिंग बट 1 आरपीएस। ओके, ये पावर हो जाएगा 2 पाई स्मॉल n इंटू टी। टी यानी क्या है? टॉर्क। तो मैं टी के जगह पे टाउ डाल देता हूँ। सो ये हो गया 2 पाई एन टाउ, दैट इज ओमेगा इंटू टाउ। ओमेगा का वैल्यू निकाला है हम लोगों ने, यस इट इज 2 पाई, एंड जो टॉर्क का वैल्यू है टाउ का, इट इज 2। सो ये हो गया आपका 4 पाई, और 4 इंटू 3.142, दैट इज गोइंग टू बी, ओके, 12.568 वैट। ओके, जो हमारा आंसर आ रहा है अभी, ओके, दैट इज कमिंग एज 12.568 वैट। हम लोगों ने एन जो लिया है दैट इज टेकन एज 1, बट सपोज अगर हम लोग टेक्स्ट बुक को चेक करें तो टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने जो एन का वैल्यू लिया है 2 पाई इंटू 2 लिया है, जो कि गलत है। तो ये मिस्टेक की वजह से यहाँ पे ये 2 का फैक्टर काउंट हो रहा है, तो ये आंसर डबल हो गया। और इधर फिर से जब ओमेगा की बात आती है अल्फा निकालते वक्त, ओके, तो अल्फा का भी वैल्यू, ओके, 1 रेडियन की जगह पे 2 रेडियन आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये डबल हो गया। इसलिए उनका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स आ रहा है। तो 2 बार 2 के फैक्टर्स, ओके, आने की वजह से जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 12.568, और उनका जो आंसर आ रहा है वो इसका 4 टाइम्स आ रहा है। तो 12.5 का डबल 25, उसका डबल 50। ओके, यस, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ओके, सिर्फ एक छोटी मिस्टेक की वजह से, ओके, टेक्स्ट बुक में पूरा का पूरा आंसर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ओके, बाकी पूरा जो सम है, मेथड है, वो ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो मैं आपको अभी एक बात सजेस्ट करूंगा, ये टॉपिक पूरा आप गो थ्रू करिए। आज हम लोगों ने इसका पूरा थ्योरी कंप्लीट किया हुआ है। ओके, कल इसके कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको लूंगा। ओके, इसके बाद जो हमारा पहला चैप्टर है उसको मैं पूरा क्लोज करूंगा। ओके, यस, एक बार टेक्स्ट बुक देख लेते हैं हम लोग। ये फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज अच्छे से सब लोगों ने देख लेना है, कल हम लोग ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और फिर ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, यस, इसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं। सो कल सब लोगों ने, ओके, अपने लॉग टेबल्स के साथ तैयार रहना है। ओके, ऑलमोस्ट 22 न्यूमेरिकल्स हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ जो न्यूमेरिकल्स रह गए वो मैं आपको एज अ होमवर्क करके दूंगा। सपोज आपको नहीं आया तो आप मुझे ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।